स्वर आपने पढ़ लिया। अब प्रारंभ करते हैं व्यंजन। देखिए व्यंजन को मैंने आपको बताया कि व्यंजन वो वर्ड होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब देखिए व्यंजन जो होता है इसकी सामान्यता, इसकी संख्या जो होती है 33 होती है, 33 होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या 35 होती है, जबकि संख्या पूछी जाती है तो 33। जैसा स्वर वाला जो क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या और स्वरों की कुल संख्या बताइए, बिल्कुल उसी तरह से व्यंजन से संबंधित भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए व्यंजनों में कुछ इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है कि स्पर्शी व्यंजन, जिसको हम पंचवर्ग या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। पंचवर्ग या फिर वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या फिर स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, इसकी हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनको बोलने पर हमारे मुख से निकलने वाली जो हवा है वो किसी मुख में किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है। ठीक है, तो वो जो वर्ण होते हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5-5 अक्षर या वर्ण होते हैं। इसीलिए इसको देखिए 5-5, तो ये एक क्या बना, 5 का स्क्वायर 25, और इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें हम समझ लेते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, फिर है चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए, क्रम से याद रखने के लिए क चट तप क्या बोल सकते हैं, क चट तप ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां हमने का वर्ग में जो भी आए थे उन सभी 5 को लिख दिया, चा वर्ग में लिख दिया, टा, ता और पा वर्ग में लिख दिया। अब इसके बाद देखें, आप देखिए यहां पर कुछ चीजें ये पूछी जाती हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण इसमें अल्प प्राण है या कौन सा वर्ण इसमें महाप्राण है। इसको मैं डिटेल में पूरी वर्णमाला में कितने अल्प प्राण, कितने महाप्राण, कितने अघोष, कितने सघोष होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा और उसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अल्प प्राण थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूं कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। प्राण मतलब होता है वायु, तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से वायु कम निकलती है वो अल्प प्राण कहलाता है, और जिसके उच्चारण में मुख से वायु ज्यादा निकलती है वो महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पर अब देखिए इन दोनों में ही आप डिफरेंस यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के उच्चारण में। देखिए हम बोलेंगे क ख, दोनों में क को हम जब बोलेंगे तो कम हवा निकलेगी। वो आप ऐसे भी देख सकते हैं, क ख इस तरह से हाथ मुंह पे लगाकर आप इसको चेक करिए, तो क बोलने में थोड़ी कम हवा निकलती है जबकि ख बोलने में ज्यादा हवा निकलती है। इसी तरह से ग और घा में भी यही डिफरेंस होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहली लाइन ये वाली, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम और 5वां वाला कॉलम, ये सभी कहलाते हैं अल्प प्राण। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से चा और छा में भी चा अल्प प्राण होगा, छा महाप्राण होगा। और दूसरा और चौथा जो कॉलम है ये क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। और इसके बाद इसमें अगर कभी ये पूछा जाता है कि अघोष या सघोष क्या है, तो मैंने आपको कहा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्पेशली लूंगा, छोटा सा वीडियो बनेगा। फिर भी पहले दोनों, प्रत्येक वर्ग के पहले दोनों वर्ण जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं, जबकि लास्ट वाले जो तीनों होते हैं ये सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। फिलहाल इसको समझ लेते हैं। ऑप्शन दिया जाता है, पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है या सघोष है, तो आप यहां से आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन या फिर हम इसी को आगत व्यंजन भी कहते हैं। देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होता है,
आपने देखा होगा यहां पर भी देखिए व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन इसमें जो हम 2 प्लस कर रहे हैं ये वही द्विगुण व्यंजन है जिनको हम यहां पर प्लस कर रहे हैं, उसको समझ लीजिए। देखिए आप इसको जानते हैं, ये है डा और ये है ढा, ड और ये ढ। अगर हम इनको नीचे यहां पर एक बिंदु लगा देते हैं जिसको हम पाद बिंदु कहते हैं, अगर इसको लगा दिया तो ये दोनों ही अड़ा हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही अड़ा हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए द्वितीय व्यंजन को समझ लेते हैं। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, एक वर्ण 2 बार आता है, जिसमें एक बार वो आधा होता है और एक बार पूरा होता है, तो वहां पर ये द्वितीय व्यंजन कहलाता है। ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, 4 शब्द दिए जाते हैं, कहा जाता है निम्न में से कौन सा है जिसमें द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है, जिसमें द्वितीय व्यंजन है। तो देखिए एक शब्द है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। मैंने क्या बताया? एक आधा वर्ण होता है, एक पूरा होता है, तो ये हो गया दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत से लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा बच्चा, तो यहां पर भी आप देखिए पहला वाला आधा है, दूसरा वाला पूरा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए क्या इसमें भी द्वितीय व्यंजन होगा? नहीं, क्या इसमें द्वितीय व्यंजन होगा? ये कमेंट में बताइए। और क्यों होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ठीक है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं संघर्षी या फिर ऊष्मीय व्यंजन की। तो देखिए संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, इसकी डेफिनेशन समझिए। क्या होता है? जब किसी वर्ण को बोलने में संघर्ष होता है या फिर मुख से निकलने वाली हवा गर्म होती है, तो ये तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से वाले वर्ण को बोलते समय मुख से गरम गरम हवा निकली थी, लेकिन फिर भी इसको आप याद रखिएगा। संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, ये देखिए स, श, श और हा, ये चारों होते हैं जो कि संघर्षी या फिर ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त अक्षर की, संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन कई बार पूछा जा चुका है। ये होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है और ये छ, त्र, ज्ञ और स्रा होते हैं। क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्रा होते हैं। पूछा जाता है ये किस किस से मिलकर के बने होते हैं, कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो छा है, ये कक्षा वाला जो छा है, ये आधा का और शा से मिलकर बनता है। त्रा जो है वो ता, देखिए ये हलंत लग रहा है तो ये आधा हो गया, और रा इससे मिलकर बनता है। ज्ञा जो होता है ये जा और वहां से मिलकर बनता है वा। स्रा, स्रा, शा और रा से मिलकर बनता है। देखिए मैं आपको एक बात यहां बता दूं, एक बार 2016 में एक पेपर हुआ था जिसमें पूछा गया था हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये वाला छा दिया हुआ था, कक्षा वाला छा, इससे पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो उसका सही आंसर जो था वो का था। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार। आप देखिए इसका आप प्रैक्टिकल करिए, मैं आपको बताता हूं कुछ शब्द। जैसे आप बोलते हैं कक्षा, देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, एक हमने लिखा ये, और एक ये हमने लिखा, ये लिखा हुआ है कक्षा और ये है कक्षा, दोनों ही छा है, लेकिन फिर हम इसको बोलते हैं कक्षा और ऐसे कक्षा। आप एक शब्द लिखते हैं क्षत्रिय, अगर आप इसको इस तरह से लिखें, गलत होगा हालांकि, लेकिन आप ऐसे लिखें तो आप इसे पढ़ेंगे क्षत्रिय, इसे भी क्षत्रिय पढ़ेंगे, इसे भी क्षत्रिय पढ़ेंगे। हालांकि ये गलत है, ये गलत वर्तनी हुई, शुद्ध वर्तनी इसकी ये रहेगी क्षत्रिय। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो छा होता है इससे पहले शब्दकोश में का की आवाज आती है, तो वही आवाज देखिए यहां पर आ रही है। आप कक्षा बोलते हैं तो आप कक्षा नहीं बोलते, कक्षा बोलने से पहले बीच में आधा का आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है वो कक्षा। आप बोलते हैं परीक्षा, दीक्षा, शिक्षा, प्रतीक्षा,
इस तरह से जब आप बोलते हैं तो इन सब में छा से पहले आधा का की आवाज आती है, ठीक है। जबकि और देखिए ये जो छा है, जब भी हम इसको पहले अक्षर के अलावा किसी शब्द में प्रयोग करते हैं तभी का की आवाज आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम पहले नंबर पे यूज करें और फिर भी इसमें का की आवाज आ जाए। अगर ऐसा होता तो हम इसको क्षत्रिय नहीं कक्षत्रिय पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये बात मैं समझता हूँ आपको सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हम इससे आगे आते हैं अंतःस्थ व्यंजन पर। क्या है अंतःस्थ व्यंजन? बहुत अच्छा है, इसको भी समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर या और वा, ये दोनों ही अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर। देखिए जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में यण संधि जब पढ़ रहे होंगे आप, तो यण संधि में या और वा बनता है, वहां पर आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये ई और आ से मिलकर बनता है, ये उ और आ से मिलकर बनता है। चलिए ठीक है, ये बात होगी। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, इसमें या ला वा ये सभी होते हैं। इसमें से या और वा जो होता है ये अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। फिर रा और ला क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। देखिए रा जो होता है इसको हम प्रकंपी या फिर लुंठित, प्रकंपी या फिर लुंठित व्यंजन कहते हैं। ये रा जो होता है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है, देखिए आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बेहतर होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रकंपी व्यंजन और लुंठित व्यंजन, इसकी डेफिनेशन ये है कि जब हम रा को बोलते हैं तो हमेशा क्या होता है कि जीभ जो होती है, जिह्वा जो होती है, वो लुढ़कती हुई बाहर की ओर आती है। तो प्रैक्टिकल आप सोचेंगे कि लुढ़कती हुई जीभ हमें दिखाई दे जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी आप माइनर डिफरेंस होता है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, आपको समझ में आ सकता है। आप अकेले में बैठ करके स्लो मोशन में बोलिए, ठीक है। जैसे आप इस तरह से बोलेंगे इसको रा, तो आपको फील होगा कि आपकी जीभ रा बोलते समय पीछे से आगे की ओर लुढ़कती हुई सी आ रही थी, रगड़ती हुई कुछ आ रही थी, ये आपको फील होगा। अच्छा, इसके बाद हम ला की बात कर लेते हैं। ला जो होता है इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बेटा उठा ले जाओ इसे। पार्श्विक व्यंजन, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं इसको। और पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है? जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसको बोलने में जब मुख से निकलने वाली हवा जीभ के बगल से होकर निकल जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन बोलेंगे। ला जब बोलेंगे, ला बोलते समय ऐसा होता है, केवल अकेला एक ला है जिसको बोलते समय ऐसा होता है कि जीभ को आप एक जगह फिक्स करते हैं और मुंह को बंद करते हैं तो हवा निकलती है और आवाज भी निकलती है। देखिए ये थोड़ा इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप नेक्स्ट टाइम फिर बोलिए, मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये चीज आप नहीं फील कर पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये, तो आप मुझे बताइए, मैं पक्का आपको दोबारा से फिर बताऊंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर और रह गई थी, उसको जरा समझ लीजिए। देखिए ये जो का, चा, टा, ता और पा, ये जो वर्ग होते हैं, क्वेश्चन इनसे कई बार पूछा जाता है कि ये किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो का वर्ग है, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, का वर्ग जो है ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग जो है ये तालु से बोला जाता है, या इसको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, तालव्य। और टा जो है ये मूर्धा। इसके अलावा ता, ता दंत व्यंजन होता है। और पा वर्ग जो है ये ओठ से बोला जाता है, या इसको ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप का वर्ग बोलेंगे, देखिए फील करिए आप कि का वर्ग बोलते समय आपकी जो जीभ है वो आपके कंठ को बंद करने की कोशिश करती है। आप बोलिए क, ख, ग, घ। जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपके कंठ को बंद करने की कोशिश करती है या कंठ को ढकती है, तभी आवाज इस तरह की निकलती है। दूसरी बात, अब हम चा, देखिए चा, छा, जब आप इसे स्लो मोशन में बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि चा, छा, झा, झा बोलते समय जीभ आपकी हमेशा तालु को कवर करती है, तालु को ढकती है। और देखिए
दांतों से, ऊपर वाले दांतों से आपका जो तालु है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, उसके बीच का जो एरिया है उसको मूर्धा कहते हैं। और आपकी जीभ का जो अगला हिस्सा है, जब दांत और तालु के बीच में जाकर के ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनसे ऊपर लगता है, तो उसको हम मूर्धा कहते हैं। और देखिए टा ठा डा ढा जो है, इन सभी में ऐसा है, सिमिलरिटी है इनमें। जब भी आप इनको बोलेंगे तो आवाज तब आएगी जब जीभ आपकी वहां पहुंचेगी। बोल के आप देख सकते हैं, ट ठ ड ढ, हमेशा जीभ एक ही जगह पहुंचती है। ता था दादा बोलते समय आपकी जीभ आपके दांतों को हमेशा टच करेगी। ओस्ट, पापा बाबा बोलते समय आपके ओस्ट पूरी तरह से ओठ बंद हो जाएंगे। ठीक है। अब एक बात और, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ये देखिए प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर है? ये 5वां अक्षर है। और देखिए प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है इसको हम अनुनासिक, अनुनासिक कहते हैं। मतलब ये वो वर्ण है जो नाक से बोला जाता है, नाक और मुंह के द्वारा बोला जाता है, इसलिए उसको अनुनासिक कहते हैं। इसमें भी नाक के सुर बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं ये। तो जैसे अंग होता है, अंग बोलते समय जो जिस तरह से आपको लगता है कि नाक और मुंह दोनों से ही बोला जा रहा है, इसी तरह से ये सभी जो होते हैं इनको भी नाक से बोला जाता है, नाक और मुंह से बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है कि अनुनासिक या अनुस्वर क्या होते हैं? तो देखिए ये प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है जो कि अनुनासिक कहलाता है। ठीक है, इसमें जो भी इस वीडियो में अभी कुछ रह गया है, छोटी मोटी कुछ चीजें रह गई हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीजों को पढ़ा दिया जाएगा। उस वीडियो को बनाने से पहले मैं कल ही उस वीडियो को शूट करूंगा। और आप ऐसा करिए कि जो भी इसमें आपको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है, कुछ ऐसी कमी रह गई थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कल वही चीज उसमें उठा लेता हूँ, आपको मैं समझा दूंगा। धन्यवाद।